बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द इंटेरिक ट्रैक। ग्राम नेगेटिव रॉड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे जीआई सिस्टम में या हमारे इंटेरिक ट्रैक में पाए जाते हैं। ठीक है, इंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली के बारे में। इंटेरोबैक्टीरियासी फीचर्स कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दिस heterogeneous family are their anatomic location and the following four metabolic processes। यानी कि ये एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं और उनकी कुछ फीचर्स हैं जो कि आपस में मिलती जुलती हैं। और वो कितनी, 4 फीचर्स हैं ऑलमोस्ट। दे आर ऑल फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। ये सब के सब क्या हैं? फैकल्टेटिव एनाएरोब्स हैं। दे ऑल फर्मेंट ग्लूकोज। ये सब के सब ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ अदर शुगर्स वेरीज, यानी कि दूसरी शुगर की फर्मेंटेशन वेरी करती है। कोई लैक्टोज की करवाता है, कोई नहीं करवाता, कोई फ्रुक्टोज की करवाता है, कोई नहीं करवाता, लेकिन ग्लूकोज की फर्मेंटेशन ये सब के सब करवाएंगे। नन हैव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इनमें से किसी के पास भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नहीं है। मतलब क्या है? दे आर ऑक्सीडेज नेगेटिव। They reduce nitrates to nitrites as part of their energy generating process। यानी कि ये नाइट्रेट से एनर्जी जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी जनरेट करेंगे। ये 4 फीचर्स हैं जो सब में कॉमन होंगी। ठीक है, इस फैमिली के सब मेंबर्स में ये 4 फीचर्स कॉमन होंगी। उसके अलावा उनकी अपनी स्पेसिफिक फीचर्स होंगी, क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ी फैमिली है इंटेरोबैक्टीरियासी। ठीक है, जनरल फीचर्स ऑफ इंटेरोबैक्टीरिया। कौन कौन सी इनकी फीचर्स होती हैं? प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। किस जगह पे मिलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे, नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक। ठीक है, या तो ये टोटली एरोबिक होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, या फैकल्टेटिव एनाएरोबिक। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर ना हो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, मोटाइल बाय पेरीट्राइकेट फ्लैजेला और नॉन मोटाइल। या तो ये मोटाइल होंगे या टोटली नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल वो होंगे जिनके पेरीट्राइकेट फ्लैजेला जिनके पास होगा, ठीक है, और जिनके पास नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होंगे। ग्रो ऑन द ऑर्डिनरी मीडिया। ठीक है, इनको जो ऑर्डिनरी मीडिया है उसके ऊपर ग्रो किया जा सकता है। नॉन फास्टिडियस इकोलाई जो इसके ऊपर ग्रो किया जा सकता है। फर्मेंट ग्लूकोज विद एसिड एंड गैस और ओनली एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे और उससे क्या बनाएंगे? या तो एसिड बनाएंगे या गैस बनाएंगे या सिर्फ और सिर्फ एसिड बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करके। रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस करेंगे। कैटालेज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव। कैटालेज पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियासी बेस्ड ऑन लैक्टोज फर्मेंटेशन ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, यानी कि ये पहले इस मेथड के थ्रू इनको क्लासिफाई किया जाता था बेस्ड ऑन लैक्टोज फर्मेंटेशन। लैक्टोज फर्मेंटर्स एग्जांपल स्कर्शिया एंड क्लेब्सियला। स्कर्शिया मींस इकोलाई, ठीक है, एंड क्लेब्सियला। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स एग्जांपल सैल्मोनेला एंड शिगेला। अभी हम बात करते हैं इनके पास कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं। द एंटीजेंस ऑफ सेवरल मेंबर्स ऑफ इंटेरोबैक्टीरियासी आर इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इनके पास जो एंटीजन होते हैं उनकी बेस पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। ठीक है, सेल वॉल एंटीजन आल्सो नोन एज द सोमेटिक और ओ एंटीजन। जो सेल वॉल के अंदर एंटीजन होता है उसको ओ एंटीजन भी बोलते हैं या सोमेटिक एंटीजन भी बोलते हैं। इज द आउटर पॉलीसेकेराइड पोर्शन ऑफ द लाइपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये क्या चीज है? लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है जो एक्ट करता है एज एन एंटीजन। Second one is H antigen. H antigen is on the flagellar protein
ओनली फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैव दिस एंटीजन, ठीक है। एच एंटीजन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं बैक्टीरियाज के ऊपर मिलेगा जिनके ऊपर क्या होता है, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला होता है जो मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला की मदद से। उसको फ्लैजेलर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। वो फ्लैजेलर प्रोटीन एक्ट करता है एज एंटीजन, और उस एंटीजन को स्पेसिफिक नेम दिया गया एच एंटीजन, ठीक है। उसके बाद कैप्सुलर और के पॉलीसेकेराइड एंटीजन is particularly prominent in heavily encapsulated organisms such as Klebsiella. कैप्सुलर और के पॉलीसेकेराइड एंटीजन किन में होगा, जिनके ऊपर हैवीली इनकैप्सुलेटेड होंगे, जिनके ऊपर कैप्सूल अच्छा खासा जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैप्सूल होगा, ठीक है। और वो कौन से स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लेब्सिएला। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलाई की, इस्कर्शिया कोलाई और ई कोलाई। नेम्ड आफ्टर इस्कर्श फर्स्ट टू डिस्क्राइब कोलोन बेसिलस, यानी कि ये साइंटिस्ट का नेम है, उसके नेम पे इसका नाम रखा गया था इस्कर्शिया कोलाई, ठीक है। उसने सबसे पहले जो कोलोन के अंदर बेसिलाए हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी कि वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन, नॉर्मली ये इंसान के और जानवरों के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। रिमेन्स वायबल इन द फीसिस फॉर फ्यू डेज, फीसिस के अंदर ये फ्यू डेज तक सरवाइव कर सकता है। डिटेक्शन ऑफ इकोलाई इन द ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेट्स रिसेंट पोल्यूशन विद ह्यूमन और एनिमल फीसिस, यानी कि अगर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इकोलाई पाया जाए, दैट मीन्स दैट वाटर इज कॉन्टामिनेटेड विद एनिमल और ह्यूमन फीसिस, ठीक है। यानी कि उस पानी की किसी न किसी जगह पे किसी सीवरेज के साथ मिक्सिंग हो रही है, सीवरेज के साथ मिक्सिंग होने की वजह से उसके अंदर इकोलाई पाया जाता है। क्योंकि नॉर्मली ये कहाँ पे मिलेगा, ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन में या एनिमल्स के इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और उनके फीसिस के अंदर ये कुछ दिन के लिए वायबल रहते हैं, कुछ दिन के लिए जिंदा रहता है। अगर वही फीसिस पानी के साथ मिलें और वो पानी किसी ना किसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ये इकोलाई मिल सकता है। फर्मेंट लैक्टोज, लैक्टोज को, ग्लूकोज को तो सब के सब फर्मेंट करते ही करते हैं, उसके अलावा इकोलाई उसके अलावा किस शुगर को फर्मेंट करेगा, लैक्टोज को भी फर्मेंट करेगा, ठीक है, लैक्टोज की फर्मेंटेशन करवाएगा। इसकी अभी बात करते हैं विरुलेंस फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टू टाइप्स ऑफ विरुलेंस फैक्टर्स, सरफेस एंटीजेंस एंड टॉक्सिन्स, ठीक है। एक तो सरफेस एंटीजन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर, दूसरे नंबर पे टॉक्सिन्स। सरफेस एंटीजन इसके पास कौन कौन से होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस मींस लाइपोपॉलीसेकेराइड और ओ एंटीजन। एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एंड बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम, यानी कि इसको कंप्लीमेंट सिस्टम से एस्केप होने में हेल्प करता है कौन सा एंटीजन, लाइपोपॉलीसेकेराइड सरफेस ओ एंटीजन, ठीक है। लाइपोपॉलीसेकेराइड सरफेस ओ एंटीजन इसको कंप्लीमेंट सिस्टम से एस्केप होने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये फैगोसाइटोसिस को स्केप कर जाते हैं। फैगोसाइटोसिस ये होता है कि बैक्टीरिया को कोई स्पेसिफिक जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं उनको इनगल्फ करेंगे, ठीक है। इनगल्फ करने के बाद उनके ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम फेंकेंगे, एंजाइम फेंकने के बाद क्या होगा, उस बैक्टीरिया को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देंगे और उसको किल कर देंगे। लेकिन ये उस फैगोसाइटिक एक्टिविटी को स्केप कर जाता है बिकॉज ऑफ एलपीएस सरफेस ओ एंटीजन, ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड सरफेस ओ एंटीजन। इनवेल्प और के एंटीजन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, ये भी फैगोसाइटोसिस से इसे प्रोटेक्ट करेगा। एंड एंटीबैक्टीरियसाइडल बैक्टीरियल फैक्टर्स इन द सीरम, वो कहाँ से कर रहा था, कंप्लीमेंट सिस्टम से बचा रहा था। ये सीरम के अंदर जो इसकी फैगोसाइटोसिस होगी उस जगह पे इसको बचाएगा, यानी कि ब्लड में, सीरम के अंदर, ठीक है। फ्लैजेलर प्रोटीन और एच एंटीजन, कोलोनाइजेशन फैक्टर, इसकी मदद से ये किसी भी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर कोलोनाइज होगा, ठीक है, स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर ग्रो करेगा। फाउंड इन स्ट्रेन्स कॉजिंग डायरिया, किन स्ट्रेन्स में मिलेगा, उन स्ट्रेन्स में जो डायरिया कॉज करवाती हैं। एंड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
ठीक है। फ्लैजेलर एंटीजन की मदद से ये स्पेसिफिक एरियाज बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक के अंदर और गट के अंदर स्पेसिफिक पोर्शन में कोलोनाइज होगा और उस जगह पे ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उस एरिया की इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। ठीक है, अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, तो उस वक्त क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और डायरिया कॉज करवाएगा। ठीक है। विरुलेंस फैक्टर्स, टॉक्सिन्स, पहले हमने बात की एंटीजेंस की, अब दूसरे नंबर पे कौन सा इसका विरुलेंस फैक्टर है, टॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन, टू टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स, इंटेरोटॉक्सिन, इंटेरो का मतलब होता है जीआई सिस्टम से रिलेटेड, जो हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया, यानी कि ये इसकी जो इकोलाई की जो टॉक्सिन्स होंगे वो डायरिया काज करवाएंगे। थ्री टाइप्स, एलटी और हीट लेबाइल टॉक्सिन, ठीक है, एसटी और हीट स्टेबल टॉक्सिन, वीटी और वीरोसाइटोटॉक्सिन और शिगा लाइक टॉक्सिन। ये तीन तरह की टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। हीट लेबाइल वो होती है जो कि हीट की मदद से जिसको नलीफाई किया जा सके, जिसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। हीट स्टेबल टॉक्सिन वो होती है जिसको हीट करने के बावजूद भी वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो न्यूट्रलाइज ना हो। हीमोलाइसिन में भी नेफ्रोटॉक्सिक। हीमोलाइसिन क्या होती है, जो ब्लड के सेल्स की ब्रेकडाउन करवाए, हीमोलाइसिस करवाए, आरबीसीज की हीमोलाइसिस करवाए। और ये जो हीमोलाइसिन टॉक्सिन है ये क्या काज करवा सकती है, नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती है, यानी कि नेफ्रॉन्स को नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी टॉक्सिसिटी काज करवा सकती है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये वीटी टॉक्सिन का दोबारा बता दें। ये टॉक्सिन है, ठीक है। वीटी टॉक्सिन कौन सी है, वेरोसाइटोटॉक्सिन और शिगा लाइक टॉक्सिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे आप मैं चलो कल को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ठीक है। काम इनका क्या है, सिंपल, सब ने काम क्या करवाना है, यानी कि जो भी टॉक्सिन इनमें से स्केप हो गए, यानी कि सबसे पहले इनको स्केप किस जगह से होना है, हीट से बचना है, ठीक है। जो हीट से बच गई है, हीट से बचने के बाद किस चीज को इन्होंने स्केप करना है, हमारे स्टमक को जो स्केप कर गई, उसके बाद जो हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच गए, इंटेस्टाइन में इन्होंने डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू डायरिया काज करवाना है, ठीक है। वो मैकेनिज्म कौन से हैं वो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, आ रहे हैं आगे उसके मैकेनिज्म्स। ओके सर। हीट लेबाइल टॉक्सिन के बारे में पहले हम देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। रिजेंबल्स कोलेरा टॉक्सिन, यानी कि ये किस तरह ये जिस तरह कोलेरा टॉक्सिन एक्ट करती है उसी तरह इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, इन इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। कम्प्लेक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, इसमें पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट का कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। हीट लेबल टॉक्सिन वन सब यूनिट ऑफ ए, एक्शन और एंजाइमेटिक 5 सब यूनिट्स ऑफ बी और बाइंडिंग, ठीक है। पहले भी मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। इसमें जो ए पोर्शन होगा वो एक्शन के लिए होगा, ए सब यूनिट जो होगा वो एक्शन के लिए होगा, और बाकी जितने भी हैं 5 सब यूनिट्स ऑफ बी, बी का काम क्या होगा, बाइंड करना और किसी ना किसी तरीके से जो ए पोर्शन है, ए सब यूनिट है, उसको जो इंटेरोसाइट है उसके अंदर तक, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना, ठीक है। साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का काम इन 5 सब यूनिट का होगा, जिनको 5 सब यूनिट ऑफ बी बोलते हैं। इनका काम क्या है, बाइंडिंग करवाना और उसको अंदर इंटर करवाने का काम, ठीक है। उसके बाद जो एक्शन का काम है, जो काम प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, वो किसने करनी होती है, सब यूनिट ए ने। सब यूनिट ए ने आगे एंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट कर देना है। ये मैं आप लोगों को बाद में पिक्चर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इकोलाई टॉक्सिन, इकोलाई टॉक्सिन में हीट लेबाइल टॉक्सिन काम वही, ये जो पिक्चर में बताया गया इसी चीज को आगे थोड़ा ना वर्डिंग में लिखा गया है। हीट लेबाइल टॉक्सिन ने किस चीज को एक्टिवेट करना है, एडिनालाइल साइक्लेज को, ठीक है। एक्टिवेट्स एडिनालाइल साइक्लेज, यानी कि जो ए से स्टार्ट हो रहा है उसने आगे एडीपी को एएमपी या साइक्लिक एएमपी में चेंज करना है। इसी तरह जो एक्टिवेट कर रहा है गुआनालाइल साइक्लेज को, उसने साइक्लिक जीएमपी में उसे कन्वर्ट करना है।
एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा, एडीपी आगे साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये आगे ये वाले क्या होते हैं, सेकंड मैसेंजर होते हैं टुवर्ड्स अ सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये सेकंड मैसेंजर एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवा देंगे, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक एएमपी। जब स्पेसिफिक एंजाइम्स डिपेंड करता है ये किस एंजाइम की एक्टिवेशन करवा रहे हैं। इस जगह पे इन्होंने क्या करना है, इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फ्रॉम द सेल, ठीक है। हीट लेबाइल टॉक्सिन ने क्या करवाना है कि सोडियम की, क्लोराइड की और वाटर की सेक्रीशन जो है, यानी कि उसको सेक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, ल्यूमन की तरफ उसको सेंड करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि सेल से वाटर को, सोडियम को और क्लोराइड को इंटेस्टाइन के अंदर भेजना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जो हीट स्टेबल टॉक्सिन है, इसने क्या करना है, इनहिबिशन ऑफ द आयनिक अपटेक इन द इंटेस्टाइनल सेल्स। इसने जो आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं इंटेस्टाइन से, उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना है। ऑस्मोटिक लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर जो होगा वो, यानी कि जो आयंस हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये किस साइड पे होंगे, ल्यूमिन वाली साइड पे होंगे। तो वाटर फॉलो सोडियम, जिस साइड पे सोडियम होगा पानी भी उस तरफ को मूव करेगा, यानी कि वाटर ल्यूमिन की तरफ है तो सोडियम ल्यूमिन की तरफ है तो वाटर भी किस साइड को मूव करेगा, ल्यूमिन की तरफ। दोनों मैकेनिज्म के थ्रू काम क्या हो रहा है कि ल्यूमिन में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, और फ्लूइड फिर किस सूरत में बाहर निकलेगा, डायरिया की सूरत में। इस समझ आ गई है इन चीजों की या नहीं आई है? अगर नहीं आई दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता इनको। आ गई है सर। समझ आ गई है। पैथोजेनिसिटी, जी सर। क्लिनिकल इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करवा सकती है, ठीक है, यूटीआई जिसको बोलते हैं। अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर ये इकोलाई किसी तरह पहुंच जाए, ठीक है, और उस जगह पे इन्वेड करे, उस जगह पे कॉलोनाइज हो, कॉलोनाइज होने के बाद उस जगह पे ग्रो करे, ठीक है, ग्रो करने के बाद अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। डायरिया काज करवा सकता है, ठीक है, वाटरी स्टूल जिसको हम बोलते हैं। पायोजेनिक इन्फेक्शंस काज करवा सकते हैं। पायोजेनिक इन्फेक्शंस कौन सी हैं, वुंड इन्फेक्शन स्पेशली आफ्टर सर्जरी ऑफ द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक की सर्जरी के बाद जो वुंड होता है उसकी इन्फेक्शन काज करवा सकता है। क्यों काज करवा सकता है, क्योंकि ये हमारे लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर, ठीक है। और उस जगह पे इसे जब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि जब सर्जरी होगी तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, ठीक है, पेशेंट के खाना पीना भी कम खाएगा, सब फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन उस जगह पे ये अपने फिर साइन एंड सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देगी। जब साइन एंड सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देगा तो उस जगह की इन्फेक्शन काज करवाएगा, पस वगैरह बनाना स्टार्ट कर देगा। पेरिटोनाइटिस, अगर ये किसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के पेरिटोनियम तक पहुंच जाए तो पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन करवा देता है, उसकी इन्फेक्शन करवा देता है। उसकी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम। बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसी तरीके से ये आप ऊपर की तरफ असेंड करें, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आए, स्मॉल इंटेस्टाइन से किस जगह पे चला जाए, बिलियरी ट्रैक के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर अगर चला जाए, बाइल डक्ट के अंदर जाके कोलोनाइज होगा, कोलोनाइज होके उस जगह पे मल्टीप्लाई होके अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, तो बिलियरी ट्रैक की इन्फेक्शन काज करवाएगा। उसकी वजह से कोलेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, और स्वीयर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, एपीगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस, न्यूनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली ये मेनिंजाइटिस काज करवाएगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजेस, पाया मैटर और एरिकनॉइड मैटर की इन्फ्लेमेशन करवाएगा। सेप्टिसीमिया कैन लीड टू फेटल कंडीशन लाइक सेप्टिक शॉक। सेप्टिसीमिया की वजह से कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, सर्स हो सकती है या सेप्टिक शॉक हो सकती है। सर्स में कौन सी आ जाती है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है, जिस वक्त सिस्टेमिकली किसी सिस्टम को सिस्टम की इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारा सिस्टम उसको आगे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स इकट्ठे रिस्पॉन्ड करेंगे। जब कंडीशन सीवियर हो जाएगी तो सेप्टिक शॉक में पेशेंट चला जाएगा, ठीक है।
लैब डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई, माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ग्राम स्टेन एंड यूरिन कल्चर। माइक्रोस्कोपी में हमें ग्राम स्टेनिंग के बाद कौन सी चीजें मिलेंगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलेंगे। कौन से? इकोलाई, ठीक है। कल्चर करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे और उसके बाद ग्राम स्टेनिंग करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम यूरिन से सैंपल लेंगे, उसको हम किसी कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाएंगे। ग्रो करवाने के बाद वहां से सैंपल लेंगे, उससे ग्राम स्टेनिंग के थ्रू स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप उससे देखेंगे और हमें स्पेसिफिक रॉड्स दिखाई देंगे जिनको इकोलाई बोलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया, बैक्टीरियूरिया मींस बैक्टीरिया इन द यूरिन। अगर यूरिन के अंदर बैक्टीरिया रिलीज हो रहे हों तो उनको क्या करते हैं, उनका कल्चर करवाएंगे मैकोनिकी अगार के ऊपर, ठीक है। ये एक कल्चर मीडिया है। लैक्टोज फर्मेंटर्स, लैक्टोज की फर्मेंटेशन करवाएंगे। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन सब के सब इंटेरोबैक्टीरिया ऐसी करवाते हैं, तो इकोलाई के लिए स्पेसिफाई किया था कि ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन करवाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट TSI अगार एसिड एंड गैस रिलीज करवाएंगे, ठीक है। TIS अगार क्या चीज है? ट्रिपल शुगर अगार, ठीक है। ट्रिपल शुगर आयरन अगार, TSI। कैसे कैसे नजर आएगा ये इधर आप देख लें। रेड नो शुगर फर्मेंटेशन, अगर इसी तरह का पड़ा रहेगा, ठीक है। कंट्रोल, जो बी है वो कंट्रोल है, ठीक है। एक केस होता है, कंट्रोल होता है, ये इसका कंट्रोल है, ठीक है। इसके अंदर अगर फर्मेंटेशन नहीं हुई तो इसका कलर सेम रहेगा, ठीक है। रेड और येलो, अगर दोनों कलर आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? ग्लूकोज फर्मेंटेड बट लैक्टोज एंड सुक्रोज नॉट फर्मेंटेड, दैट मींस दिस इज नॉट इकोलाई, ठीक है। अगर लैक्टोज को फर्मेंट नहीं हो रहा, लैक्टोज फर्मेंट नहीं हो रहा, ठीक है, दैट मींस दिस इज नॉट इकोलाई। इकोलाई लैक्टोज को फर्मेंट करेगा। येलो और येलो, ठीक है, दोनों तरफ येलो आ रहा है, ग्लूकोज फर्मेंटेड, लैक्टोज एंड सुक्रोज फर्मेंटेड, दैट मींस दिस इज इकोलाई। रेड येलो विद H2S, ठीक है, इसमें रेड होगा, येलो होगा और H2S गैस होगा, ये कोई और बैक्टीरिया होगा, ये आएगा, दैट मींस दिस इज इकोलाई कंफर्म्ड। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? 0.1% डेक्सट्रोज होगा, ठीक है, 1% सुक्रोज होगा एंड 1% लैक्टोज। फर्मेंटेशन की बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डायरियाजेनिक इकोलाई, कौन कौन से इकोलाई हैं, कौन कौन सी इसकी स्ट्रेन्स हैं, सब टाइप्स हैं जो कि आगे डायरिया काज करवाती हैं। इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, इंटेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई, इंटेरो इन्वेजिव इकोलाई, इंटेरो हेमरेजिक इकोलाई और वेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई, ठीक है। इंटेरो एग्रागेटिंग इकोलाई, स्टैक ब्रिक अपीयरेंस, डिफ्यूजली एडहेरेंट इकोलाई, ये इसकी कुछ स्ट्रेन्स हैं। ये सब की सब स्ट्रेन्स क्या करवाती हैं? डायरिया काज करवाती हैं, लेकिन इनकी कुछ फीचर्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई की बात करते हैं। इन्फेंटाइल डायरिया काज करवाएगा, यानी कि इन्फेंट्स के अंदर जो डायरिया काज करवाता है वो कौन सा होता है? इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई। इंस्टीट्यूशनल आउटब्रेक, नॉन इन्वेजिव, नॉन टॉक्सोजेनिक, पैथोजेनिस एडहेजन वाया फिम्ब्रिया, ठीक है, फिम्ब्रिया की मदद से एडहायर होंगे तो विद द इंटेस्टाइन डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्रश बॉर्डर्स ऑफ द माइक्रोवेलाई, माइक्रोवेलाई के जो ब्रश बॉर्डर होंगे उसको डिस्टर्ब करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, नाउजिया, नॉन ब्लडी स्टूल्स, इसमें ब्लड नहीं आएगा, स्पेसिफिक फीचर जो है, ठीक है। फीवर भी होगा, डायरिया भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, नाउजिया भी होगा, ठीक है, लेकिन नॉन ब्लडी स्टूल्स होंगे। लैब डायग्नोसिस, टेस्टिंग कॉलोनीज ग्रो ऑन मैकेनिकी अगार, यानी कि जो मैकेनिकी अगार के ऊपर, मैकेनिकी अगार के ऊपर कॉलोनीज ग्रो होंगी उसको टेस्ट करना है, ठीक है। फर्मेंटेशन करवाएंगे और अंडर माइक्रोस्कोप उनको ग्राम स्टेनिंग के थ्रू देखेंगे। इंटेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई, ट्रेवलर्स डायरिया काज करवाते हैं, यानी कि ये उन लोगों में डायरिया काज करवाएंगे जो कि ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया और पेशेंट किसी बंदे को अगर डायरिया हो गया है तो उसको कौन सा डायरिया होता है? ट्रेवलर्स डायरिया। और उसकी कॉज क्या होती है? इंटेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई। रिजेंबल्स दैट ऑफ कोलेरा, यानी कि कोलेरा के साथ इसकी रिजेंबलेंस होती है, सेम जस्ट लाइक कोलेरा। इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे नॉन इन्वेजिव, ये इंटेस्टाइनल मिकोजा को इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है।
टॉक्सोजेनिक, टॉक्सिन्स की वजह से होगा, इसलिए इसे टॉक्सोजेनिक बोला गया। पैथोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मिड कोडेड टॉक्सिन्स, प्लाज्मिड कोडेड टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल। क्लिनिकल फीचर्स डायरिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। इसमें फीवर नहीं होगा, नोट दैट, ठीक है। लास्ट वाले में क्या था, फीवर था, डायरिया था, वॉमिटिंग थी, नॉन ब्लडी स्टूल था। इसमें भी नॉन ब्लडी स्टूल होगा, यानी कि ब्लड नहीं होगा स्टूल के अंदर, ठीक है, लेकिन इसमें फीवर नहीं होगा। दूसरी और जो चीज़ है, लैब डायग्नोसिस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटेरोटॉक्सिन बाय इन विट्रो और इन विवो मेथड, डिटेक्शन ऑफ हीट स्टेबल एंड हीट लेबाइल बाय जीन प्रॉब्स। ये कुछ लैब डायग्नोसिस है जो हमने करनी है। आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।